मॉडर्न फुटबॉल का एक असूल है, अगर आप महान हो तो आपकी महानता इस बात से नापी जाएगी कि आपके ट्रॉफी कैबिनेट में कितने ट्रॉफीज और कितने मेडल्स हैं। लेकिन अगर आप जोसेफ पेप गार्डियोला सलाह की कहानी को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी सिर्फ ट्रॉफीज और मेडल से कहीं ज़्यादा ऊपर है। ये सिर्फ जीत का रिकॉर्ड नहीं है बॉस, ये पूरे ग्लोबल फुटबॉल कल्चर के सोचने का तरीका बदलने की कहानी है। एक ऐसा मैनेजर जिसने फुटबॉल को रैंडम फिजिकल मूवमेंट से निकालकर कंट्रोल ज्योमेट्री का एक खेल बना दिया। एक ऐसा परफेक्शनिस्ट जिसने अपने पूरे करियर में 35 मेजर टाइटल्स जीते एंड हमारे मैनचेस्टर सिटी को 70.3% का एक हिस्टोरिक विन रेट देकर छोड़ा है। तो चलो एक सिटी फैन के दिल से शुरू करते हैं पेप के इस बेमिसाल सफर की कहानी शुरुआत से। चैप्टर 1, द कैटलान सोइल। ये कहानी शुरू होती है 18 जनवरी 1971 में स्पेन के एक छोटे से कैटलान टाउन सेंपेडोर में। पेप का परिवार बिल्कुल ही आम था। उनके पिता वेलेंटी एक मिस्त्री का काम करते थे और उनकी माता डॉलर्स एक हाउसवाइफ थी। पर इस आम से एक घर में एक चीज़ बिल्कुल खास थी, फुटबॉल। फुटबॉल इस घर में सिर्फ एक खेल की तरह नहीं था, एक नशे की तरह था, एक ऑब्सेशन की तरह था। वक्त बीता और मनरेसा नाम की जगह पे पेप को उनका पहला प्यार मिला, क्रिस्टीना सेरा, जो आगे चलकर उनकी वाइफ भी बनी। क्रिस्टीना की फैमिली का एक क्लोथिंग बिजनेस भी था। पेप का रॉ टैलेंट क्लब जिम्नास्टिक मनरेसा में पॉलिश हो रहा था एंड फ्री टाइम में वो बार्सिलोना के कैंप रू में एक बॉल बॉय का काम करते थे। उस दौरान उनके कमरे की दीवार पर उनके आइडल मिचेल प्लेटिनी का पोस्टर लगा हुआ था। एक दिन जब पेप ने इस फ्रेंच लेजेंड से उनका ऑटोग्राफ मांगा तब बहुत पोलाइटली प्लेटिनी ने मना कर दिया। लेकिन इस छोटी सी रिजेक्शन ने पेप के अंदर का क्रेज खत्म नहीं होने दिया, बल्कि इसने उनके अंदर का जुनून और बढ़ा दिया। और फिर आया सितंबर 1984 जब पेप सिर्फ 13 साल के थे और तब उनकी किस्मत ने एक बड़ा टर्न लिया। बार्सिलोना की एक फेबल्ड एकेडमी ला मासिया ने पेप के टैलेंट को पहचाना और उन्हें साइन कर लिया। ये वही जगह थी जहां से बार्सिलोना के बड़े बड़े लेजेंड्स निकलते हैं। अब ये 13 साल का दुबला पतला लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। चैप्टर 2, क्राइफ्स ड्रीम टीम। ला मासिया में 6 साल तक पेप ने डच फिलॉसफी और टोटल फुटबॉल के हर एक लेसन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब सीनियर टीम के मैनेजर जोहान क्राइफ बिना बताए मिनी स्टाडी का रुख किया। पेप उस वक्त राइट मिडफील्ड में खेल रहे थे। क्राइफ हाफ टाइम पे सीधा डगआउट में गए एंड उस टाइम के यूथ मैनेजर कार्ल रेक्सैक को बोला, इसे मिडल में डालो और सिंगल पिवट बनाओ। उस जमाने के स्पेनिश फुटबॉल में ये पागलपन था, क्योंकि तब लोग हट्टे कट्टे फिजिकल और बॉल विनिंग डिफेंसिव मिडफील्डर चाहते थे। लेकिन क्राइफ को ताकत नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था दिमाग, कॉग्निटिव स्पीड, स्पेशल अवेयरनेस और डिस्ट्रीब्यूशन। पेप ने इस रोल को तुरंत पकड़ लिया और 1990 में कार्डिस के खिलाफ अपना सीनियर डेब्यू करने के बाद वो क्राइफ की ड्रीम टीम का दिल बन गए। फ्लूइड 3-4-3 फॉर्मेशन में रोनाल्ड कोमन के ठीक आगे खेलते हुए पेप पोजिशनली डिफेंड करते थे, ताकत से नहीं। ट्रांजिशन के वक्त वो डीप ड्रॉप होकर सेंट्रल मार्कर बनते थे ताकि सर्जी बर्गवान और एल्बर्ट फरर अंदर आकर के बैक फोर बना सके। ये चलते फिरते स्पेसेस ही आगे चल करके ह्यूगो दे पोजीशन बने, जिसे हम इंग्लिश में पोजिशनल प्ले कहते हैं। इस प्ले मेकिंग के दम पे बार्सा ने 1992 में सैम्पडोरिया को हराकर पहली बार अपनी यूरोपियन कप जीती और 1991 से 1994 तक 4 ला लीगा टाइटल्स भी अपने नाम किए। 1997 से 2001 तक कैप्टन रहते हुए उन्होंने एज अ प्लेयर 16 मेजर ट्रॉफीज जीती। चैप्टर 3, द इटालियन एग्जाइल एंड द नैंड्रोलोन ऑर्डियल। 2001 में एक नए चैलेंज की तलाश में पेप ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने सीरिया के एक छोटे क्लब ब्रेशिया कैल्शियो को चूज किया। क्यों? क्योंकि क्लब के प्रेसिडेंट जीनो कोरियोनी ने वहां लेजेंडरी प्लेयर रॉबर्टो बाजियो को लेकर आया था एंड पेप का एक ही मकसद था, रॉबर्टो बाजियो के साथ खेलना। इन दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बाजियो अप्रैल 2002 में एक लंबी इंजरी से वापस आ रहे थे तब सब्स्टिट्यूट होकर आते वक्त पेप ने उन्हें अपना कैप्टन्स आर्मबैंड पहना दिया था। बाजियो ने 2 गोल मारे और ब्रेशिया रेलीगेट होने से बच गई। तब उनके कोच कार्लो ने कहा था कि पेप एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच बनेंगे। इसी दौरान पेप की जिंदगी का सबसे डार्केस्ट फेज आया, द नैंड्रोलोन ऑर्डियल। पियासेंजा और लाजियो के मैच के बाद पेप का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने बार बार इनकार किया बट
इटालियन फुटबॉल फेडरेशन ने उनके ऊपर 4 मंथ का सस्पेंशन और 50,000 यूरो का फाइन लगाया। इसी रीज़न से कोच कमाजो ने भी 2002 वर्ल्ड कप स्क्वाड से पेप को बाहर रखा और उनकी जगह ली जावी हर्नांडेज ने। पेप को अपनी इंटीग्रिटी बहुत प्यारी थी। उन्होंने 10 साल तक अपनी लीगल लड़ाई लड़ी। 2005 में पेशा कोर्ट से 7 मंथ का सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस मिलने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और आखिरी में जीत उन्हीं की हुई। 9 मई 2009 को इटालियन फेडरेशन ने, 15 मई 2012 को कोनी एंटी डोपिंग कोर्ट ने उन्हें हर तरीके के चार्ज से बरी कर दिया। इसी सस्पेंशन के दौरान वो एएस रोमा भी गए, जहां फैबियो कैपेलो उनके स्लो गेम से नाखुश थे। वो एडगर डेविड्स जैसे फिजिकल प्लेयर्स को पसंद करते थे। पेप को वहां सिर्फ 6 मैचेस मिले, बट पेप ने वहां भी टाइम वेस्ट नहीं किया। कैपेलो के डिफेंसिव टेक्निक्स को स्टडी किया और यंग रॉसी को मेंटर किया। जनवरी 2003 में ब्रेशिया वापस आकर उन्होंने क्लब को 9th पोजीशन में फिनिश करवाया। चैप्टर 4 द ग्लोबल पिलग्रिमेज। इटली के बाद पेप ने एक नोमैडिक लाइफस्टाइल चुना ताकि वो कोचिंग के लिए रेडी हो सके। 2 साल कतर के अल अहली में बिताए और ग्रासरूट समझे। फिर 2006 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने मेक्सिको के दोरादोस दे सिनालोआ को चूज किया, कुलाकल जैसे शहर में, जो कि एल चापो के सिनाउला ड्रग कार्टेल के साए में था। पेप वहां फ्री में खेले सिर्फ इसलिए ताकि वो मैनेजर जुआनुआ लीलो के अंडर सीख सके, जिन्होंने स्पेन में फॉर्मेशन 4-2-3-1 को पॉपुलर किया था। वही जुआनुआ लीलो जो बाद में चलकर मैनचेस्टर सिटी में पेप के असिस्टेंट कोच भी बने। ट्रेनिंग के बाद घंटों बैठकर दोनों पोजिशनल प्ले और ट्रेनिंग मेथड्स पे दिमाग खपाते थे। इसके बाद उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अर्जेंटीना में, जहां पेप गए थे मार्सेलो बिएल्सा से मिलने उनके रोजारियो के फार्म हाउस पर, जहां पूरे 11 घंटे लगातार दोनों के बीच में डिस्कशन चली। बिएल्सा की हाई प्रेसिंग, इमीडिएट काउंटर प्रेसिंग और रैपिड वर्टिकल ट्रांजिशंस कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जिन्होंने पेप के दिमाग में आग लगा दी। पेप को एक बात बहुत अच्छे समझ में आ गई थी कि अगर उनके प्लेयर्स को वो रेडी कर दें तो वो अपोनेंट को उनके हाफ में इतना प्रेशराइज कर सकते हैं कि अपोनेंट्स अपने हाफ में अपने बॉल को ही टच नहीं कर पाएंगे। और अब यहाँ से शुरू होगा पेप का ग्रेट से ग्रेटेस्ट बनने का सफर, जहाँ वो अपने टैक्टिक्स से फुटबॉल वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन लाने वाले थे जो कि उन्हें भी नहीं पता था। और अब आगे की स्टोरी पार्ट 2 में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। प्लीज़ अपने फीडबैक्स दो। मैंने पहली बार ऐसी वीडियो बनाई है एंड आई नीड अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू इम्प्रूव, तो प्लीज़ आई विल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत एडिटिंग की है, बहुत बार मैंने रीशूट्स, रीटेक्स एंड पता नहीं क्या क्या किया है। मैं बहुत नया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है अभी सब चीज़ें एंड आई एम लर्निंग एंड आई एम एन्जॉइंग इट एंड मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा और ख़ुद को बेटर करता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट गाइज, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ लव एंड प्लीज़ कमेंट योर फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू गाइज, लव यू।